हाँ, मैं एक ग्रुप बनाने वाला था आप लोगों का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। आज हम केमिस्ट्री के अंदर आपके टेस्ट की रिवीजन करेंगे और जो भी बच्चे मुझे अलॉट हुए मेंटर, एज ए मेंटर, मैं उनका एक छोटा सा ग्रुप बना दूंगा ताकि आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकें और मैं आपको कॉलिंग वगैरह भी आसानी से कर सकूं। ठीक है, वो मैं पहले सोच रहा था बट अभी तक बना नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा तो हम बनाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि 6-7 दिन हम 6 दिन लगातार बिजी रहते हैं। 7वें दिन संडे को बहुत सारे काम हो जाते हैं, घर वाले भी जोड़ के रखते हैं काम। हम सोचते हैं कि हम फ्री होंगे तो हम ये करेंगे, घर वाले आते ही संडे आज आजा पकड़ लेते हैं, अब आपको ये काम करना है, ये काम, क्योंकि पेंडिंग, वो भी तो 6 दिन से पेंडिंग काम जोड़ रहे हैं ना, ऐसा होता है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या होती है पता है किसी को? तो शायद सर जो दवाई होती है। हाँ, मेडिसिन होती है, सिर दर्द वाली दवाई है ना, पेन किलर भी होता है, हल्का पेन किलर भी होता है इसमें, और सिर दर्द की दवाई होती है। इसका फॉर्मूला आपके सामने C9H8O4। ठीक है, हम इसका स्ट्रक्चर भी करेंगे, डोंट वरी। इन एसिटोनाइट्राइल, ये है सॉल्यूशन, एसिटोनाइट्राइल। एसिटोनाइट्राइल जो है CH3CN को बोलते हैं एसिटोनाइट्राइल। नेक्स्ट, व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्प्रिन इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ CH3CN। तो भैया तो मास परसेंट बहुत आसान है, मुझे लगता है मास परसेंट का फॉर्मूला जस्ट आपको पता होना चाहिए। तो मास परसेंट क्या होती है, सर बोलिए जरा। मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हाँ, मैं कह सकता हूं मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, यस सर। इनटू 100 कर देते हैं, बस यही है, दैट्स इट। तो मास ऑफ ए, अब आपको दे रखा है इसने, एस्प्रिन का मास दिया है 6.5 ग्राम एस्प्रिन का मास है। उसके बाद में टोटल मास 450 ग्राम, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एसिटोनाइट्राइल है 450, और प्लस में है 6.5 ग्राम मल्टीप्लाई में 100, ये टोटल मास हो गया ना, बस बात खत्म। क्लियर है भाई? यस सर। 9 इन्होंने इसको जोड़ा, ये ऐड कर रखा है, मास परसेंट सीधा मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। अब देखो यहां मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं आपके सामने, ये सबसे बड़ी वीकनेस होती है स्टूडेंट के लिए। टीचर का काम चल जाता है, मुझे क्वेश्चन सोल्व नहीं करने, यू नो दिस वेरी वेल। ठीक है, पेपर में आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, मैं तो देख के सॉल्यूशन बता दूंगा, कैलकुलेटर से भी कर लूंगा क्योंकि मेरे को टेस्ट नहीं देना, लेकिन आपको पेपर देना। तो आप लोग देखकर अगर क्वेश्चन को समझ लेते हो और उसके बाद सोचते हो कि हमारा हो गया, ये सबसे बड़ी मूर्खता है हमारी। मैं हर रोज यही बात बोलता हूं, एक ही लाइन बोलता हूं, बार बार यही बोलता हूं, एनसीईआरटी खत्म करो, सीधा मेंस और एडवांस की तैयारी शुरू कर दो, बस कुछ नहीं करना। और एनसीईआरटी पढ़नी वढ़नी नहीं है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन के साथ आपके पास प्रोवाइडेड है, व्हाई यू आर फेयरिंग अबाउट दैट। और फिर भी कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं था, डायरेक्ट हमारे पास लेके आओ। लेकिन हर रोज कम से कम 2 क्लासेस होती हैं, तो 2 क्लासेस के 20 क्वेश्चन बेटा हर रोज सोल्व करने, 20 क्वेश्चन, 1.5 घंटा लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा। 1.5 घंटा मतलब 3 घंटे क्वेश्चन, 3 घंटे की क्लास, 6 घंटे में सब खत्म, सब कुछ आपको आ जाएगा 6 घंटे में। दैट इज द गुडनेस, समझ रहे हो ना बात, ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करोगे बेटा तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ये याद रख लेना। हर रोज सिर्फ 20 घंटे और 20 क्वेश्चन, सिर्फ 6 घंटे, 3 घंटे की क्लास है, 3 घंटे आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सोल्व करना। मैं बोलता भी होता हूं कि क्लासेस अगर मिस हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया ना तो क्लास समझ लो आ गई, क्योंकि क्लास के बेस पर ही तो क्वेश्चन सोल्व होते हैं, है ना। तो दैट इज द गुडनेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये परसेंटेज सीधा निकल गई, आपको खुद करनी है सोल्व। उससे पता है क्या फायदा होता है? जैसे आंसर निकला है उसमें, जैसे 1.424 है, 1.423 या कुछ भी हो जाए तो सर इसका आंसर पड़ता है क्या? कोई असर नहीं पड़ता। मैंने इस चीज के लिए, चलो मैं इस चीज के लिए आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। सपोज दैट, चलो यहाँ इसी को सॉल्व करते हैं, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, या किसी बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसी को कर लेते हैं, चलो ठीक है। आगे पता नहीं कैसी कैलकुलेशन आएगी, कोई आया तो मैं उसको भी सॉल्व करके आपको बता दूंगा। देखो क्या है बेटा, 6.5 लिख लिया मैंने, इसको इसमें जोड़ा, कितना बना, 456.5 बन गया, मल्टीप्लाई में 100 है। क्लियर है? यस सर। तो इसका पॉइंट नीचे जाएगा, उसका पॉइंट ऊपर जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 65 मतलब पॉइंट हटा दिया मैंने, 4565, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100। क्लियर है? ये समझ में आ गया? यस सर। तो मान लो कि मैं क्या करता हूं कि अब देखो ये है 65 और ये है 4565, 65 और 4565 डिवाइड कैसे करूं?
छोटा कर लेते हैं सबसे पहले, तो 5 से तो डिवाइड हो ही रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 1 जा 5 3 जा, ठीक है, 5 9 जा, 5 1 जा 5 3 जा। अब देखो 13, अब ये आ गया 13 डिवाइडेड बाय 913। यस, क्लियर है? यस सर। तो बहुत आसानी से इतना तो आप कर ही सकते हो, 5 का टेबल तो सबको आता है। अब अगर मैं इसे एवरेज कर लूं, एवरेज, मैं इसको ऊपर वाले को कर रहा हूं 10, नीचे वाले को कर रहा हूं 900 कर दूं। ऊपर वाले के Yes, 3 sir. घटा दिए तो नीचे वाले के 13 घटा सकता हूं मैं, ये याद रखना। ऊपर वाला 10 में से 13 में से 10 पे आ गया, 3 घट गए, कितना परसेंट घट गया? लगभग 20 से 30% के बीच में घट गया। तो नीचे वाले को 13 घटा सकता हूं, ये तो 10% भी नहीं घटेगा। तो ओवरऑल एवरेज इनका डिवाइड रेशियो बराबर रहने वाला है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है हमें, ठीक है। ये एवरेज कर रहा हूं तो होगा क्या, 10 से 10 कैंसिल, मल्टीप्लाई में 100 था, 10 से 10 कैंसिल, ऊपर रह गया 10 डिवाइड बाय 9, कितना आएगा? 9 1 जा, फिर 9 1 जा और 10, सर 1.11 ही आएगा। 11 आएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या है? 1.424, यानी कि अप्रोक्सीमेटली। अब मुझे ये पता है कि मैंने 900 में से 13 घटाए तो उसकी परसेंटेज 10 में से 13 के मुकाबले बहुत कम है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा और अलग तरीके से करते हैं ताकि हमारा आंसर जो वो एग्जैक्ट आ जाए। देखिए मैंने अब तो क्वेश्चन सॉल्व करा था तो मेरी टीचर गुस्सा करने लगी थी कि आगे अरे पीछे तुमने सुनिए सुनिए बेटा, उसका भी इलाज बताऊंगा। मान लीजिए इस 13 को तो मैं 13 ही रखूं, कोई दिक्कत नहीं है। 13 को मान लो 13 भी ना रखें, 12 कर दें, ठीक है, एक घटा दें इसका, और इसको मैं 910 कर दूं, ठीक है। 910 क्या, इसको 900 ही करेंगे ताकि हमारे जीरो कट जाए। मेन चीज यही होती है, डबल जीरो ही कट गया। अब देखो 12/9 आ गया। अब हम थोड़ा थोड़ा सा कह सकते हैं कि 13वां हिस्सा हमने एक कम कर दिया ना, 13वां हिस्सा, तो 913 में 13वां हिस्सा अगर 913 का निकालेंगे तो लगभग 13 को माइनस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लगभग आंसर सेम आना चाहिए। 9 1 जा 9, कितने बजे? 3 और 0, 1.33 9 तिया 27, 9 तिया 27, 1.33, तो अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर बराबर आ रहा है। अब बात क्या आती है, देखो टीचर, आपका टीचर ने क्या कहा आई डोंट नो, और मैं उसमें कोई इंटरेस्टेड भी नहीं हूं, लेकिन हमें क्या करना है वो देखिए। हमें सोल्व करने हैं जेई एडवांस के क्वेश्चंस, ठीक है। कैसे? उसमें क्या होता है पता है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन है मान लो 500, बी ऑप्शन है 300, सी ऑप्शन है 200 और डी ऑप्शन है 100। अब देखो हर एक में कम से कम 100-200 का डिफरेंस आ रहा है, यस और नोट? ये समझ में आया? यस सर। अगर मैं किसी चीज को एवरेज करता हूं, मुझे पता है कि मैं काटने के लिए, कटिंग शटिंग के लिए, डिवाइड के लिए, क्योंकि वरना डिवाइड मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, अगर मैं किसी चीज को एवरेज करता हूं तो मेरे आंसर पे फर्क तो पड़ेगा। आंसर नियरली इक्वल आएगा, एग्जैक्टली तो नहीं आने वाला, ये तो कंफर्म्ड है। यस सर। अब अगर नियरली इक्वल आ रहा है लेकिन मेरे ऑप्शंस के बीच में काफी बड़ा गैप है, तो अपना तो काम चल गया, ऑप्शन तो ढूंढ ही यस लेंगे सर। हम। समझ में आया? तो नियरली करने का तरीका ये होता है कि अगर ऑप्शंस में गैप है तो नियरली आंसर निकालिए, कोई चक्कर नहीं, फटाफट कटिंग शटिंग छोटा बड़ा कीजिए, बट अंदाजा सा लगा के करना कि ऊपर वाले में से कुछ घटाया तो नीचे वाले में से भी कुछ घटाना है। नीचे वाले को बढ़ा रहे हो, ऊपर वाले को घटा रहे हो, उल्टा मत कर देना, डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा, है ना। और बड़े आसानी से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, नियरली आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस में चेक कीजिए नियरली आंसर कौन सा बन रहा है, बात क्लियर है। लेकिन Yes. अगर सभी ऑप्शन, अगर सभी ऑप्शन क्या हैं, बराबर है, समझ में आई बात? सभी ऑप्शन अगर बराबर हैं, एक दूसरे के काफी पास हैं, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। क्लियर है भाई? यस सर। फिर उसका कोई इलाज नहीं होता है, तो ये चीज हमें ध्यान करनी होती है। तो यहाँ मास परसेंट में मतलब अगर मैं कैलकुलेशन, जब आप बार बार कैलकुलेशन ऐसी करेंगे ना, तो डेफिनेटली आप लोग भी अंदाजा सीख जाएंगे कि क्या करना है बार बार कैलकुलेशन करने से, ठीक है। एक बार में तो नहीं होगा, लेकिन बार बार अगर ऐसी कैलकुलेशंस आप करते हैं तो बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे, ठीक है। दैट इज इट। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी और क्वेश्चन में होगा तो उसमें भी मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। नेलोप्रीन फीन, सॉरी, नेलोरफीन C19H21NO3 सिमिलर टू मोरफीन। नेलोफ्रीन है, मोरफीन के सिमिलर है। मोरफीन क्या होती है पता किसी को? फिर शायद दवाई होती है कोई। मोरफीन जो वो होती है ओपियम ओपी से मिलकर बनती है। ओपियम ओपी होता है अफीम, ठीक है। ये एक नशीली दवाई है, बहुत नशे वाली। तो अफीम आप लोगों ने सुना होगा, है ना।
तो फीम भी बोलते हैं कुछ लोग उसे, अफीम। तो मोर्फिन जो है ओपियम ओपी प्लांट जो होता है, ओपियम ओपी अफीम का प्लांट होता है, वो सारा प्लांट जो है वो पूरा का पूरा क्या बोलते हैं उसे, नशे का ही काम करता है। उसका जो फ्लावर होता है, उस फ्लावर में से जो मिल्क निकलता है, उसको जब हम थोड़ा प्योरीफाई करते हैं तो उसमें से ब्लैक कलर की अफीम निकलती है, मोर्फिन। उसी के जो पत्तियां हैं उसको पीस के कुछ लोग नशा करते हैं, उसका जो प्लांट है, उसकी जो लकड़ी है, उसको पीस के भी नशा करते हैं। वो पूरा प्लांट ही नशे वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो मोर्फिन वही है। इज यूज्ड, तो मोर्फिन, तो यहाँ नेलोप्रीन जो दिखा रखा है वो मोर्फिन के जैसा ही है, नेलोरफिन मोर्फिन के जैसा। इज यूज्ड टू कॉम्बैट विड्रोवल सिम्टम्स इन नार्कोटिक यूजर्स। नार्कोटिक यूजर्स क्या होते हैं पता है? नार्कोटिक डिपार्टमेंट होता है, नशों वाला डिपार्टमेंट होता है नार्कोटिक। और नार्कोटिक के अंदर क्या होता है कि मान लो, देखो छोटे मोटे चोर होते हैं, पुलिस वाले उनको डंडे वंडे मारते हैं, सबको पता है ना, उनसे सच उगलवाने के लिए। लेकिन कोई बड़े लेवल का मंत्री संतरी जब जेल में फंस जाता है, ठीक है, और उससे सच उगलवाना है, तो उसको तो हाथ नहीं लगाता, कोई नहीं मारता भाई। अमीर आदमी को कोई नहीं मारता, गरीब को सब पीट सकते हैं। जंगल राज ही समझिएगा इसे, ऐसा मत समझिएगा कि हम मानते हैं कि कानून है, सरकारें हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बेटा जिसकी लाठी उसकी भैंस, जंगल राज तो चलता है। ये दिमाग में बिठा लेना। पढ़ाया जो जाता है वो असली लेवल में, असली धरातल पर वो सच नहीं होता। तो लाइक दैट, तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होता है, वहां बड़े बड़े मंत्री जो है उनको नशे की दवाई दी जाती है, उससे उनके सोचने की कंडीशन कम हो जाती है। फिर उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भी ये बता वो बता। तो देखो सोच नहीं पाएगा, झूठ के लिए, झूठ बोलने के लिए सोचना पड़ता है, और सच तो दिमाग को याद है ऑलरेडी, तो वो सच ही बोलेगा, समझ गए। लेकिन इसकी परमिशन लेनी पड़ती है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कोर्ट से परमिशन होती है कि इसका नारकोटिक टेस्ट करवाया जाए, नारकोटिक टेस्ट। और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है वो नशों को पकड़ने का काम भी करता है। तो ये नारकोटिक यूजर्स के लिए, समझ में आ गया। तो ये जो है मोर्फिन के जैसा है, कॉम्बैक्ट विड्रॉल सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स जो है वो, कॉम्बैक्ट का मतलब क्या होता है भाई, पता है किसी को? सर लड़ना, हाँ लड़ना। ठीक है, तो यानी हाँ बिल्कुल। तो इसमें कॉम्बैक्ट वो फील्ड वो होते हैं, ठीक है, लड़ाई होती है। तो देखो इसमें क्या है कि जब विड्रोवल सिम्टम्स इसके जो जब बाहर निकलते हैं, या लड़ाई वाले सिम्टम्स होते हैं, उनको रोकने के लिए ये नार्कोटिक यूजर्स उसको यूज करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को हाइपर होते हैं या कुछ ऐसे हैं, तो डॉक्टर्स भी इन मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं। जो बड़े लेवल के पागल होते हैं, पागल कह सकते हैं आप उन्हें, जिनका माइंड ज्यादा खराब रहता है, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, एक दूसरे वो किसी का नुकसान भी कर सकते हैं, उनके हाथ में कुछ आ गया, पत्थर आ गया, चाकू आ गया, कुछ भी आ गया, मार देते हैं, खुद को भी मार लेते हैं, उनको समझ ही नहीं होती है। ऐसे लोगों के लिए इस तरह की मेडिसिन होती है। डज द नैलोरफिन जनरली गिवन इज 1.5 mg, कैलकुलेट, अगर ये इतनी दी जाती है जनरली, कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 into 10⁻³ मीटर एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू द अबव डोज। मीटर नहीं है, सॉरी मोलर है, सर मोलल मोलल है, मोलल। हाँ मोलल, ठीक है। मैं भी कह रहा मैं मीटर कहां से आ गया। तो देखो इतना मोलल जो है एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू द अबव डोज। तो इस 1.5 mg के लिए कितना सॉल्यूशन, कितना मास हमारे पास, यहां से हम कितना मास निकालें, ये पूछ रहा हूँ। ये समझ में आया? यस सर। तो देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, सबसे पहले तो मोलैलिटी क्या होती है, मोल पर केजी ऑफ सोलवेंट, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने मोल पर केजी ऑफ सोलवेंट लिख दिया, कुछ नहीं किया है, इसने मोलैलिटी दी थी। तो मोलैलिटी जो है एम, एम मतलब मोलैलिटी है, तो मोल 1.5 into 10⁻³ मोल है। किस चीज के मोल है भाई? ये वही नैलोरोफिन के मोल है, डिवाइडेड बाय 1 kg ऑफ सोलवेंट, ठीक है। यहाँ सोलवेंट होगा 1 kg में, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही होगा डेफिनेटली। तो मोल पर केजी, इतने मोल पर केजी ऑफ सोलवेंट के अंदर। मास ऑफ सोल्यूट 1.5 ग्राम उसने दिया है, मिलीग्राम। तो देखो 1.5 into 10⁻³ ग्राम या फिर 1.5 मिलीग्राम एक ही बात है। ये जो 1.5 मिलीग्राम था, इसको इसने ग्राम बना लिया। क्लियर है? यस सर। तो देखो इसके जो ग्राम बने और जो ऊपर मोलैलिटी दे रखी है, दोनों सेम है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, मोलैलिटी और ग्राम सेम बन रहे हैं। तो 1.5 मिलीग्राम एक्चुअल में 1.5 into 10⁻³ ग्राम ही होता है, और हमें ग्राम में क्या चाहिए था, सोल्यूट चाहिए था, ठीक है। मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का मास, अब आपको सोलवेंट का मास निकालना है कि इतने ग्राम कितने उसमें घुलेगा। ये बात समझ में आई? जनरली इतनी
अमाउंट हम देते हैं, 1.5 mg अमाउंट हम देते हैं किसी पेशेंट को। अब उसने हमें मोलैलिटी दे दी, तो वो पूछ रहा है कि इतना ग्राम के लिए कितना सॉल्यूशन चाहिए। तो यहां मोल जो दे रखा है ना, इस मोल से निकाल लो, क्या निकलेगा, इस मोल से उसका मोलर मास निकाल के, और इसके मोल हमें गिवन है, मोलर मास यहां से इसके फॉर्मूले से निकाल लो, और उससे हमारे पास 1 मोल का मास आ जाएगा कि 1 मोल में इतने होते हैं, 1.5 इंटू 10⁻³ में कितने मोल होंगे। ये बात समझ में आई, नंबर ऑफ मोल्स यहां से निकल और नंबर ऑफ ग्राम यहां से निकल गए, और हमें पता है 1 kg सोलवेंट में इतने ग्राम होते हैं, जो इसको मोल को जब हम उससे मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्लियर है। यस सर। गिवन मास बाय मोलर मास जो भी निकाल के हम निकालेंगे, तो उसके बाद हमें इतने ग्राम के लिए कितना सॉल्वेंट यूज करना है, सीधा निकलेगा। समझ में आया? तो देख लेते हैं इसका मोलर मास डायरेक्टली, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, मैं मोलर मास डायरेक्टली चेक कर रहा हूं, देखिए अब जरा। C19H21NO3 का मोलर मास 12 गुना 19 कर रखा है, कार्बन के लिए 1 गुना 21 कर रखा है, हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 गुना 3 होता है, तो सीधा सीधा 311 ग्राम आ गया। यानी 311 ग्राम के अंदर 311 ग्राम में 311 ग्राम इक्वल होता है 1 मोल के। 1 मोल वो नॉर्फिन जो इन्होंने दे रखा है। अब हमें पता है हमें कितना चाहिए, 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम चाहिए हमें, उसमें कितने मोल्स होते हैं वो निकालने हैं। तो भाई 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, 1/311 मोल, और हमारे पास क्या है 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम थे, वो 1.5 mg तो था, वो इतने ग्राम है, क्लियर है ना ये। तो इसमें कितना Yes, होगा, 1.5 इंटू 10⁻³ को मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में आएगा 311, तो ये आ गया मोल। इतने मोल हमारे पास क्या है, वो नॉर्फिन इतने मोल है। अब हमें उसकी मोलैलिटी पता थी, मोलैलिटी याद है ना, मोलैलिटी क्या थी उसकी, नंबर ऑफ मोल्स। है ना, मोल 1.5 इंटू 10⁻³ मोल पर 1 kg ऑफ सोलवेंट। ठीक है, ये इसकी मोलैलिटी थी, मतलब इतने मोल जो है वो उसमें 1 kg सोलवेंट में इतना मोल होता है। 1 किलो अगर आपके पास सोलवेंट है तो इतने मोल उसमें डिसोल्व है। मेरे पास कितने मोल हैं, उसके लिए कितना किलो सोलवेंट चाहिए होगा, निकाल सकता हूं, समझ यस में सर। आया। तो देखो कैसे निकलेगा कि 1.5 इंटू 10⁻³ इस डाटा को उठा रहा हूं। ठीक है, मोल जो हैं वो होते हैं किसमें, 1 kg सोलवेंट में। ठीक है, उसने सोलवेंट के केजी पूछे थे, 1 kg सोलवेंट के अंदर कितने मोल होते हैं, तो 1 मोल के अंदर कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10⁻³ kg, kg में निकलेगा, याद रखना। और हमारे पास मोल कितने हैं, ये मैंने मोल निकाले थे, गिवन मास बाय मोलर मास, है ना। गिवन मास तो इतने ग्राम था और मोलर मास 311 है, सीधा सीधा। तो 1.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 311, इतना मोल अगर मेरे पास वो मेडिसिन है, ये इतने मोल, मतलब जो 1.5 mg था उसके मैंने मोल निकाल लिए थे, उस mg में कितना होगा, तो ये आएगा 1.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड में 311 था, ये मल्टीप्लाई हो रहा था हमारे 1.5 इंटू 10⁻³ से, तो ये कट जाएंगे, क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय 311। क्लियर है, यस सर। समझ में यस आ सर। गया। तो इन्होंने आंसर के अंदर 1 डिवाइड बाय 311 कर रखा है। तो इसको भी देखो, ये 000 इतना केजी या इतने ग्राम बता रखा है, तो देखो अगर ग्राम में आंसर हो 3.2 ग्राम, हम लोग निकाल रहे हैं केजी में, तो केजी को ग्राम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई। केजी को ग्राम बना रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000। अब देखो इसके नियरली ग्राम हमें बनाने हैं, ये भी कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। ये 1000 है, डिवाइड में 311 है, अगर मैं इसको 300 मान लूं, मुझे पता है कि ये वैल्यू कम हो जाएगी तो आंसर मेरा बड़ा आएगा ना, एग्जैक्ट वैल्यू से आंसर बड़ा आएगा। तो ये 3.33 मेरा आंसर आ रहा है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू से बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा। और यहाँ आंसर क्या आ रहा है, 3.2 आ रहा है। यस, बराबर यस निकाल सर, दिया ना क्लियर। आंसर, क्लियर है। यस सर। तो इस तरह से आप लोग आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर वैल्यूज में डिफरेंस बड़ा हो। 4 ऑप्शन दिए हो, वो एक कह रहा है 3.2 है, एक कह रहा है कि 4 है, 4.2 है, एक कह रहा है 1.2 है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। बट अगर वैल्यू दे रखी है 3.23, 3.21, 3.20, तब आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। समझ गए ना। तो सर ऐसे एग्जाम क्वेश्चंस में हायर वैल्यूज आती हैं?
क्या क्या बेटा? सर जो आप बता रहे हैं जैसे 3.2 या 3.0 ऐसे 3.3, तो ऐसे नियर वैल्यूज आती है क्या? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आता भी है, लेकिन कोई कोई होता है, रेयरली। बड़े डिफरेंसेस में कई बार क्या करते हैं कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, उनकी कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए, देखो आईआईटी एडवांस का टेस्ट में क्या होता है, ऐसा नहीं कि वो टेस्ट पूरा नहीं हो सकता। 60% वाला बच्चा जो टॉपर होता है, 60% ले जाए तो वो पहले 100 बच्चों में आ जाएगा। अब जो बच्चा 60% में टॉपर है, इसका मतलब क्या उसको पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ था या पूरा पेपर आता नहीं था? दोनों में से एक बात तो पक्का है, पूरा पेपर शायद उसे आता था, लेकिन उसे टाइम लगते हैं 3 घंटे की जगह 6 घंटे। पेपर 1 पेपर 2 3 घंटे के होते हैं, तो 6 घंटे लगेंगे, वो 12 घंटों में पेपर सॉल्व करेगा। पूरा पेपर उसे आता था, आई एम नॉट डिनाइंग दिस, लेकिन उसको लगते हैं 12 घंटे। अब उसको तो 6 घंटे में दोनों पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कैसे करेगा? कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो लेंथी बच्चों क्वेश्चंस छोड़ देंगे। अब देखो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बड़े बड़े क्वेश्चन देंगे, आसान लेकिन बहुत बड़ा, कैलकुलेशन बहुत बड़ी, नियर वैल्यू देंगे, ताकि आपको कैलकुलेट हर कीमत पर खुद करना ही पड़े। और अगर ऐसा करने लग जाओगे तो एक क्वेश्चन में आधा घंटा लग जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी है। तो ऑब्वियस है 6 क्वेश्चंस में 3 घंटे गए, 6 क्वेश्चन से तो नहीं होने वाला। 18 क्वेश्चन आते हैं हर सब्जेक्ट के, पता आपको? 18 केमिस्ट्री, Yes, sir. 18 फिजिक्स, 18 मैथ, 18 क्वेश्चन होते हैं एडवांस में। तो एक क्वेश्चन से तो आप नहीं, 6 क्वेश्चन से तो आपका पास नहीं होने वाला, सबको पता है। और आपको 50% करने हैं, 18 या 54 होता है, 25 27 क्वेश्चन, ठीक है, 27 से 30 लगा लो, 30 क्वेश्चन करने हैं दोनों पेपर में, और आपका आईआईटी एडवांस पार है। 30 क्वेश्चन 54 में से, तो बाकी के छोड़ने हैं 20 से 24 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। तो उसको कौन सा क्वेश्चन छोड़े, ये आपको पता होना चाहिए। कैलकुलेशन बड़ी है, क्वेश्चन बड़ा है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो देख के बताओगे ना कि इस क्वेश्चन को नहीं 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 ये सोल्व नहीं होगा। थोड़ा सा 10 सेकंड लगाया, 20 सेकंड लगाया, 30 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड आपने लगाया कि ये ऐसे करके ऐसे ऐसे होगा। और सर अगर जो ऑप्शन होते हैं वो नियर बाय होते हैं ना, तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। हाँ, फिर यही प्रॉब्लम है, तो टाइम लगेगा ज्यादा, तो पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा। तो आपको ये भी सीखना है, मैनेजमेंट भी सीखना है कि कौन सा पेपर करना है। सिर्फ ये नहीं कि आना चाहिए, नहीं, आना तो चाहिए, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए क्या करना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी मैनेजमेंट है। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सारा नहीं आता, सब कुछ नहीं आता, लेकिन वो मैनेजमेंट अच्छी करते हैं, तो वो कुछ ही चीजें सीखते हैं और वो एडवांस कर लेते हैं। और कुछ कई बार ऐसा होता है कि बच्चा सारा कुछ सीख जाता है पर फिर भी एडवांस नहीं होता उससे, आता उसे सब है। मेरा एक स्टूडेंट था, वो मेरे को बोलता है सर मैं पेपर सारा कर लेता हूँ, लेकिन मेरे से हो मतलब एडवांस में नहीं होता। उसकी एक वजह थी कि वो जब टाइम पीरियड लगा दो तो वो हाथ कांपने लग जाते थे उसके, थोड़ा डरने लग जाता था कि जल्दी करना है जल्दी करना है, ठीक है, हेजिटेशन या कह सकते हैं पेपर फियर होता है। तो मैंने उसको बोला बेटा इसका एक ही तरीका है, हर रोज टाइमर लगा के पेपर करना शुरू कर, हर रोज टाइमर लगा के, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, उसके बाद माइंड रिलैक्स हो जाएगा तेरा कि भाड़ में गया टाइम, मेरे को जो क्वेश्चन करना है वो करना है, एंजाइटिक नहीं होगे। और उसने ऐसा करना शुरू किया और उसका फिर आईआईटी एडवांस क्वालिफाई हो गया। समझ रहे हो, यानी बच्चों को अलग अलग लेवल की प्रॉब्लम्स आती हैं, हर बच्चे का अलग सिस्टम होता है। एक ऐसा स्टूडेंट था, ठीक है, जो गोलियां खा रहा था नींद की, उसे नींद नहीं आ रही थी। सोचो +2 के अंदर उसके पेरेंट्स ने बोला तू छोड़ दे, आजा, हमें आईआईटी चाहिए नहीं। भाई इतनी ज्यादा, सिर्फ टेंशन ज्यादा लेनी, काम कम करना, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपके साथ भी हो सकती हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है, जो आपको बोला सिर्फ काम कीजिए उतना, है ना, बाकी सब टाइम पे देख लेंगे। तो नेक्स्ट देखो भाई, आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपेयरिंग 250 ml 0.5 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ मेथनॉल। मेथनॉल का 0.5 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है, तो हमें पता है मोलैरिटी दे रखी है, हम यहाँ मोलैरिटी को काउंट करते हैं 0.15, ठीक है। सॉल्यूशन इन मेथनॉल, मेथनॉल के अंदर है, तो इतना मोल है, ये क्या मोल है, इतना एथेनॉल के इतने और बेंजोइक एसिड के इतने मोल हैं, और 1 लीटर ऑफ, नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब नीचे 1 है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 1 लीटर है मेथनॉल का सॉल्यूशन। क्लियर है, ये मोलैरिटी हमें दे रखी है। वो कह रहा है रिक्वायर्ड टू प्रिपेयरिंग 250 ml, तो ये बोल रहा है 250 ml आपको प्रिपेयर करना है सॉल्यूशन, 1 लीटर नहीं करना है, और इतना मोलैरिटी होना चाहिए, मोलैरिटी इतनी हो उसमें, मतलब बेंजोइक एसिड इतना होना चाहिए, ठीक है। और अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो देखो भाई क्या है, 1 लीटर के अंदर हमें पता है 1 लीटर यानी कि 1000 ml, लिख सकता हूं 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर बेंजोइक एसिड कितना मोल है, 0.15 मोल है। ये समझ में आ गया? यस सर। 1 ml में कितना होगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा 1 ml में, और मुझे 250 ml सॉल्यूशन तैयार करना है, तो 250 ml के लिए कितने मोल बेंजोइक एसिड चाहिए होगा, 250 ml के लिए कितना मोल आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा मेरे पास 0.15 डिवाइड बाय 1000 इनटू में 250, ठीक है, 1 जा और ये 4 जा, 4 पर चला गया,
ठीक है, तो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.4 चौके 16 होता है ना। 4 लगा सकते हैं हम, 0.4 मोल, लेकिन यहाँ पर ऐसा करना गलत होगा, तो सर इसकी वजह 0.0375 आ रहा है। पूरा कट जाएगा। हाँ सही बात है, 4 से तो वैसे ही पूरा हो जाएगा, 0.0375, ठीक है। हाँ यही है, ठीक है। तो इतने मोल मुझे क्या चाहिए, बेंजोइक एसिड चाहिए। क्लियर है? यस सर। इतने मोल बेंजोइक एसिड मुझे चाहिए है, 250 ml सॉल्यूशन के अंदर इतने मोल बनेगा, तो बस बात खत्म। मुझे इतने, उसने क्या पूछा था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड का अमाउंट मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब इतने मोल में ग्राम, अगर उसको ग्राम में, क्योंकि नीचे देखो इन्होंने ग्राम में निकाल रखा है, ठीक है, तो हम इसके ग्राम निकाल लेते हैं। तो बेंजोइक एसिड का 1 मोल कितना, कितने ग्राम का होता है? बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला 122 ग्राम। 122 है, ठीक है। देखो C6H5COOH फॉर्मूला इसका, C6H5 ये बेंजीन होती है, COOH, ठीक है, इसके साथ लगा हुआ है। तो इसका 122 ग्राम पर मोल, एक मोल में इतना होता है। तो भाई इतने मोल में कितना होगा, सीधा सा मल्टीप्लाई हो जाएगा वैसे तो, है ना, यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है। 122 गुणा में 0.0375, क्लियर है? तो मल्टीप्लाई हो यस जाएगा। सर। मल्टीप्लाई के बाद कितना आता है इसका, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, है ना, सर 4.57 ही आ रहा है। 4.575, ठीक है, इतने ग्राम आएगा। अब देखो इस मल्टीप्लाई का क्या करें, बाकी सब तो हमें समझ में आ गया था। इस मल्टीप्लाई को एवरेज कर सकता है कोई? 122 मल्टीप्लाई में 375 डिवाइडेड बाय क्या आएगा भाई, 10,000। 10,000। 10,000, देखो 10,000 से पंगे लेने का तो कोई मतलब नहीं है, ये तो खराब ही करेगा सिस्टम। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई का आप कोई बता सकता है मेरे को, क्या किया जा सकता है? सर 375 का अप्रोक्सीमेटली 400 ले लेते हैं। इसको 400 ले लें और इसको 100 ले लें, है ना, पर फिर भी ये आ जाएगा 4 समथिंग, कुछ गड़बड़ आएगा बेटा। 400 इसको ले रहे हैं, इसको बढ़ा दिया, इसको घटा दिया, इसके सर 22 4.88 आ रहा है अगर हम 375 को 400 लेंगे तो। 4.88, यस सर। हाँ ऐसा कर सकते हैं। इसको 400 लें तो इसको घटा दो ना, थोड़ा सा इसे घटा देते हैं, 120 ले लेते हैं इसे, ऐसा कर सकते हैं। देखो ये 120 मल्टीप्लाई में ये 400, ठीक है, फिर भी डिफरेंस ज्यादा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। 4 जीरो है, 2 जीरो ये कट गई, 1 जीरो ये कट गई, तो 12 चौके 48 आ गया, ठीक है। तो 4.8 ऐसे आएगा भाई, ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखो आंसर में अगर 4.8 हो तब तो है ठीक काम, फिर तो शायद काम चल जाएगा, लेकिन अगर आंसर में 4.8 है ही नहीं तो फिर कोई काम नहीं चलने वाला, फिर आपको इसको एवरेज करने का कोई फायदा नहीं है ज्यादा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो ये कैलकुलेशन भी इस तरह से आपको करनी आनी चाहिए, और कैलकुलेटर कभी भी यूज मत करना, कितनी भी मुश्किल कैलकुलेशन हो, एक दो बार प्रॉब्लम आएगी, खुजली मचती है सिर में, पता नहीं क्या क्या, इंसान तंग हो जाता है, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाता है। 2-4 दिन बाद वो सब चीजें नॉर्मल हो जाती है। इंसान का पहले दिल खराब करता है, सारा काम खराब करता है, दिल नहीं करता करने का, लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। समझ में आ रहा है सबको? तो ऐसी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए बेटा, आगे देखते हैं। The depression in freezing point of the water observed for the same amount of the acetic acid, trichloroacetic acid and trifluoroacetic acid increasing order। ये शायद किसी बच्चे ने मेरे से पहले पूछा था, है ना, पीछे कोई यस था सर। आप लोगों में से? हमने जब इसकी प्रैक्टिस की थी, ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था कि ये मेरे को समझ सर नहीं मैंने आया। पूछा था ये फ्लोरो और एक क्लोरो अच्छा वाला। आपने पूछा था बेटा, ठीक है ठीक है, प्रणव ने ही पूछा था, ओके। तो देखो भाई एसिटिक एसिड है, क्लोरो एसिटिक एसिड है, ये फ्लोरो एसिटिक एसिड है। फ्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से गेन करेगा, उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। एसिडिटी बढ़ रही है मतलब H पॉजिटिव आयन को जल्दी रिलीज करेगा, इसका मतलब उसका डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ जाएगा। और डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ रहा है तो डेफिनेट सी बात है, अगर वो टूट रहा है ज्यादा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा करेगा, क्योंकि हमारा सोल्यूट ज्यादा हिस्सों में टूट रहा है। कम में टूटेगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कम असर करेगा, ज्यादा में टूटेगा तो ज्यादा असर करेगा। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ गई? यस और नोट? यस थ्योरेटिकल सर। क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ भी सकते हो, फिर भी अगर समझ में ना आए तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यस बेटा। प्रियंका, अंशिका, साक्षी, मान्या, एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? नो सर। नहीं है, ठीक है ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं 32 क्वेश्चन नंबर। कैलकुलेट द डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर व्हेन 10 kg ऑफ द CH3CH2CHClCOH इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ द वाटर। Ka की वैल्यू दे रखी है, इक्विलिब्रियम, वो क्या बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड एसिड, डिसोसिएशन और कांस्टेंट। हाँ, और Kf भी दे रखा है वाटर के लिए, Kf 1.86 होता है, याद रख लेना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फॉर्मूला बोलो भी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है?
डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M। आई इंटू के एफ इंटू एम मोलैलिटी होती है, ठीक है। बोल रहा हो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, 10 ग्राम हमारे पास समथिंग है, ठीक है। तो 10 ग्राम के नंबर ऑफ मोल तो निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्राम भी दे रखा है और फॉर्मूला भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल और एडेड 250 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर भी उसने दे रखा है, तो मोलैलिटी मतलब गिवन है। क्लियर है, मोलैलिटी निकाल सकते हैं। 10 ग्राम गिवन मास, ठीक है। मोलैलिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, तो गिवन मास कितना है 10 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना निकलेगा भाई इसका, CH3 CH2 CH, नीचे देख लेते हैं 1.122.5, ठीक है 122.5 गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए, डिवाइड में सॉल्वेंट इन केजी होता है, तो 250 हमें क्या दे रखा है, वाटर दे रखा है, 1000 से डिवाइड कर दें, सॉल्वेंट इन केजी आ गया। क्लियर है, ये आ गई मोलैलिटी, ये मोलैलिटी आ चुकी। तो मोलैलिटी उसने गिवन दे रखी है। KF की वैल्यू ये भी गिवन है। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यही कैलकुलेट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट में कितना चेंज आया। क्लियर है, समझ में आ गया सबको, है ना। और वाटर है, ये तो आपको पता है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये 100 से 0 डिग्री सेल्सियस हो, 0 से कितना चेंज आया ये कैलकुलेट करना है। आई, ये वो वैल्यू है जो आपके पास में नहीं है। आई निकाल सकते हो। अब आई निकालने का तरीका, सर इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगा के अल्फा निकाल लेते, फिर अल्फा से I आ जाएगा। के यस, के ए क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए के ए के लिए कि ये एसिड दो हिस्सों में ही टूटता है, तो सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय सी अल्फा, वो वाला ही फॉर्मूला सेम टू सेम लगेगा। ये देखिए यहाँ इन्होंने जो कर रखा है, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ठीक है। चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर कट पता भी लगे कि ये क्या है। देखो CH3 CH2, इसको C2H5 लिख देते हैं, फिर CH था CHCl COOH, ये एसिड है, ठीक है। इसका आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, अगर आप इसे C2H5 CHCl COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। क्लियर है भाई, ये समझ में आ गया सबको। अब मान लो कि जब इसकी कंसंट्रेशन शुरू में थी C, तो इसकी थी 0, इसकी भी 0, ये बात सबको समझ में आ गई। यस सर। कुछ देर बाद इसकी कंसंट्रेशन कुछ कम हो गई, कितनी कम होगी, टोटल में से अल्फा, मान लो कि अल्फा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फा होता है कितनवा हिस्सा, टोटल में से कुछ हिस्सा टूट गया, मान लो टोटल में से 1/5 टूट गया, दैट इज अल्फा। अल्फा का मतलब आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि टोटल में से 1/5 टूट गया, तो टोटल को अगर मैं अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, टोटल को अल्फा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जितना टूटा उतना मेरे पास आ जाएगा, तो C इंटू अल्फा जो टूट गया, ठीक है, जो ब्रेक डाउन हो गया, तो टोटल कंसंट्रेशन में से मैंने क्या किया, C इंटू अल्फा को माइनस कर दिया, तो मेरे पास ब्रेक डाउन, ये है ब्रेक डाउन हुआ, जो ब्रेक डाउन हुआ डिसोशिएट हुआ है, ये डिसोशिएट जो हुआ है मेरे पास, डबल एस आएगा इसमें, डिसोशिएट जो हुआ है उसकी वैल्यू है, ये टोटल था, टोटल में से डिसोशिएट माइनस कर दिया, तो जो बचा हुआ है ये टोटल क्या है, बचा हुआ, ठीक है। अब जितना डिसोशिएट हुआ, एक के दो बनते हैं, एक अगर टूटता तो दो, तो ये जितना डिसोशिएट हुआ है उतने ही ये भी उतना ही बनेगा और ये भी उतना ही बनेगा। ये बात समझ में आ गई होगी सबको। यस सर। अब के ए क्या होता है, ये देखो, के होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट रेज़ टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, यहाँ 1 2 लगा होता है, वो कोफिशिएंट जरूर लगेगा, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, याद रख लेना, इनको भूलना मत। तो यानी इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी माइनस सी अल्फा। अब यहाँ आप कॉमन वोमन निकाल सकते हैं सीधा सा, तो ये सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बन रहा है, नीचे आएगा सी को कॉमन निकाल लो, 1 माइनस अल्फा बचेगा, सी से सी स्क्वायर कट जाएगा, तो सिंपल क्या आएगा, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। क्लियर है, यस सर। ये आ गई के ए की वैल्यू, आपके सामने के ए की वैल्यू यहां से आ जाती है। देखो अब जरा, के ए जो होता है वो सी अल्फा स्क्वायर, अब इसने क्या किया, नीचे वाले को गायब कर दिया क्या, 1 माइनस अल्फा, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम है, ये फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन 1 माइनस अल्फा जो है वो लगभग 1 के इक्वल है। ना भी करें तो हम, चलो इसको नहीं करते, ठीक है, हम अपने वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास के ए की वैल्यू उसने दे रखी है, कितनी है भाई के ए की वैल्यू, कहाँ ऊपर है ना, के ए दे रखा है 1.4 × 10⁻³ देखिए जरा, 1
0.4 इंटू 10⁻³ इक्वल क्या होगा, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है भाई, यहां से अब आपको अल्फा निकालना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्या गिवन है, क्या ध्यान दो जरा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड गिवन है यहाँ पे? नहीं सर, पता- निकाल लेंगे ना वो तो 10/250 करके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। यस सर। मोलैरिटी तो हम निकाल ही सकते हैं ना, कंसंट्रेशन, मोलैलिटी और मोलैरिटी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन तो इजीली निकल जाएगी। तो यहाँ पर आपको बस प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर आप इसे 1 माइनस अल्फा को 1 नहीं लगाते हो तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लेफ्ट राइट करना पड़ेगा, स्क्वायर सोल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन टिपिकल हो जाती है, लेकिन सोल्व हो जाएगा। बट अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन, और हमें पता है कि अल्फा बहुत छोटा है क्योंकि ये एसिड बहुत ही कम डिसोशिएट होता है, तो हम इसको 1.4 इंटू 10⁻³ और यहाँ C अल्फा स्क्वायर डायरेक्टली मान सकते हैं, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 1 ही कर देते हैं। क्लियर है, यही इन्होंने कर रखा है, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू लगभग 1 कर दी। ठीक है, और जिसकी वजह से नीचे डायरेक्टली आंसर आ गया C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू आ गई K/C के, और अल्फा जो है √K/C हो जाएगा। तो Ka की वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू, कंसंट्रेशन कैसे निकली भी 0.326, मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 0.326, ये हमने भी निकाल रखी है अगर आपने देखा हो, ये मोलैलिटी निकाल रखी है। क्लियर है? यस सर। तो इस तरह Yes, से sir. यानी आप डायरेक्टली यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। और उसने पूछा क्या था, अल्फा ही पूछा था, एडेड टू वाटर के डिप्रेशन इन, नहीं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रखा है, तो अल्फा आ गया हमारे पास। अब आगे क्या बताओ जरा, फॉर्मूला तो ये लगेगा सर आई निकाल लेते ना, वेंट ऑफ फैक्टर। हाँ, अब आई बताओ कैसे निकलेगा, क्योंकि के एफ पता है, एम पता है, आई बताओ जरा। सर वो वाला हम लगेगा C माइनस C अल्फा प्लस NC अल्फा अपॉन C। उससे उससे सर C कॉमन निकाल के काट देंगे, अल्फा में पता है, और ये जो N है हमारा 2 हो जाएगा क्योंकि 2 पार्ट में टूट रहा है, तो N और अल्फा दोनों पता चल गए, तो आई निकल जाएगा। हाँ, अब वो देखो आई कैसे निकलता है। अब ये देखना जरा, हमने क्या किया था, डिसोसिएशन हो रहा है, टोटल माइनस टोटल इंटू अल्फा, ये घट गए, फिर जुड़े कितने, आई निकालने का तरीका डिसोसिएशन के केस में जो फॉर्मूला आप लोग बोल रहे हो, जुड़े कितने, n इंटू टी अल्फा, जो टूटे हैं। अब एक के अगर 2 बन रहे हैं तो ये n की वैल्यू यहां पर 2 आई। ठीक है, तो ये आ गया 2 इंटू एल टोटल अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल। क्लियर है? यस सर। यही फॉर्मूला लगेगा। अब टोटल को अगर आप 1 मान लेते हो तो सभी जगह पर 1 भर दो। तो डिसोसिएशन के लिए, डिसोसिएशन से, सॉरी ये डिसोसिएशन लिख रहा हूँ, ये आई फॉर डिसोसिएशन, ठीक है, आई फॉर डिसोसिएशन। तो ये आ जाएगा टोटल अगर 1 है, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 है, 1 को तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, अल्फा की वैल्यू आपको पता है 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। 1 प्लस अल्फा। तो जो भी ये आई की वैल्यू आ गई, तो जो भी आपके पास यहाँ पर क्या था वो अल्फा यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो कैलकुलेट होगा अल्फा कंसंट्रेशन करने के बाद, उस अल्फा को आप पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इसी फॉर्मूले में। फॉर्मूला यही है, समझ में आ गया? अब देखो यस सर। इसी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, मैं आपको यहाँ से एक चीज बताता हूँ। हमें पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो सीधा झटके से फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद जो जो गिवन दे रखा है सीधा झटके से लिख लो। ये 2 काम अच्छे से करो। कोई क्वेश्चन अटक जाए, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको दुखी कर रहा है, तो ये काम लिख लो सामने सॉल्यूशन देखने से पहले। उसके बाद क्या करना है, देखो कि हमें डेल्टा टीएफ पूछा है उसने, तो आई की वैल्यू गिवन नहीं है, टी के एफ दे रखा है, एम हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आई कहां से निकलेगा, तो देखो उसने और क्या क्या दे रखा है। अब उसने के ए दे रखा था, तो के ए से अल्फा निकल जाता है। अल्फा अगर पता है तो हमें पता है कि आई को निकालने का तरीका, वन ऑफ द मेथड ये होता है। और भी होता है आई एक, पता है वो गिवन वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू, है ना, एक्चुअल वैल्यू, और वो उससे भी आई निकल सकता है। तो आई के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब आपके माइंड में रिमाइंड हो जाने चाहिए। अगर आई के सारे फॉर्मूले रिमाइंड हो गए तो फिर आप आई आसानी से निकाल, ठीक है, उनमें से कौन सा लगेगा आपको पता लग जाएगा। क्लियर है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे वाला क्वेश्चन है। एक बार और पहले भी ये शायद किसी ने पूछा था, ऐसा ही एक क्वेश्चन और आया था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, याद रख लेना। 32 नंबर, रिमाइंड योरसेल्फ, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, बुक आपके साथ शेयर्ड है ऑलरेडी। नेक्स्ट देखो बेटा, अच्छा ये सर एक बार दिखा दीजिए वाला क्वेश्चन। ये रहा बेटा,
ये लो आपके साथ सॉल्यूशन के साथ, यहाँ आधा सॉल्यूशन यहाँ पर है, स्निप खींच सकते हो आप इसकी, ठीक है? यस सर वही। ठीक है, तो पूरा खींच लो फिर, सबसे अच्छा काम है। ये लो जो मैंने सोल्व भी कर रखा वो भी आ जाएगा इसमें, यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, ठीक है? सोल्व भी आ जाएगा, आपको यहाँ से पता लग जाएगा अल्फा कैसे निकलेगा, ठीक है? आगे यस देखते सर। हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये एक और 33 क्वेश्चन, ये भी वैसा ही है, इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही कुछ दे रखा है, और ये हमने शायद पहले सोल्व कर रखा है, ठीक है? 33 ये किसी बच्चे ने शायद पहले ही पूछ लिया था, या वही है ये क्वेश्चन? मैं वही क्वेश्चन तो नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं ये अलग है, ठीक है? ओके देन, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा सोल्व करते हैं। 33 नंबर, 19.5 ऑफ CF CH2FCOOH is dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है? तो हमारे पास एक सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्वेंट भी दे रखा है ग्राम में, तो हम इससे मोलैलिटी तो निकाल ही सकते हैं। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज ऑब्जर्व 1 डिग्री सेल्सियस, वो ऑब्जर्व किया, कैलकुलेट द वन ऑफ फैक्टर आई निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर फ्लोरोएसिटिक एसिड, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka होता है, तो आई हमें डेल्टा TF की वैल्यू दी हुई है 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, याद रखना। यहाँ पे इसको केल्विन में बदलने मत लग जाना कि 1 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन होता है, 274 केल्विन, ऐसा मत बना देना, ये डिफरेंस है। ये बात सबको क्लियर है ना? यस सर। बाकी सबको भी यस Yes, बेटा, sir. यस सर। है ना? चलो ठीक है, तो डिफरेंस का डिग्री सेल्सियस और केल्विन सेम होता है, ये याद रख लेना डेल्टा TF का। तो ये हमें ऑलरेडी 1 डिग्री सेल्सियस ने गिवन किया है, और साथ में क्या दे रखा है, जो फ्लोरोएसिटिक एसिड है CH2FCOOH, उसका मास दे रखा है 19.5 ग्राम, ठीक है? और वाटर दे रखा है, वाटर वो दे रखा है 500 ग्राम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, और सॉरी गिवन है, कैलकुलेट वन हो फैक्टर, तो आई निकालना है। डेल्टा TF क्या होता है भाई, आई इंटू KF मल्टीप्लाई में मोलैलिटी, यही होता है। KF की वैल्यू Yes, sir. गिवन है, देखो मोलैलिटी गिवन है, कैसे मोलैलिटी, उसने गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल इसके बन जाएंगे, और सोलवेंट इन केजी बनाना है, 500 ग्राम दे रखा है, 0.5 बन जाएगा, सोलवेंट इन केजी आ गया, तो मोलैलिटी हमें गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। KF गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। TF गिवन है, तो आई तो सीधा निकल जाएगा, यस सर। 1 इक्वल आई पता नहीं, और जो भी निकलेगा, ठीक है? आई KF की वैल्यू वाटर के लिए हमें पता 1 पॉइंट, इसको पॉइंट लगाना ठीक नहीं है, या मल्टीप्लाई, ठीक है? 1.86 मल्टीप्लाई में मोलैलिटी, तो मोलैलिटी की जगह पर क्या भरूंगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, 19.5 गिवन मास है इसका, डिवाइड बाय मोलर मास है, मोलर मास कितना है भाई इसका, 78। 19.5 डिवाइड बाय 78, इसके डिवाइड में आएगा, सोलवेंट इन केजी होता है, तो 0.5 भर देता हूँ, आधा 500 ग्राम है, आधा केजी हो गया, है ना? क्लियर है? इसको सॉल्व कर लो, तो आई की वैल्यू को सॉल्व करना आपको, बाकी सबको उधर लेफ्ट टू राइट लेके आना। तो आई की वैल्यू को सॉल्व करने से पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 इक्वल, देखो इसको भी ये चीजें मुश्किल लगती हैं, 1.8286 मल्टीप्लाई में, अब इन दोनों को डिवाइड करो, फिर उसके डिवाइड में डिवाइड है, तो हम सीधा 19.5 डिवाइडेड बाय 78 और डिवाइडेड बाय 0.5 लिख सकते हैं। यस, समझ में आ गया? यस सर। है ना? अब इसको जरा इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करें, तो ये सारा पलट जाएगा। एक्चुअल में कैलकुलेशन सॉल्व करने से पहले इसको पलट दो, ज्यादा बेटर है। जब तक आप कोशिश करो कि कैलकुलेशन को सॉल्व करने से पहले, जब तक काम चल रहा है, छोटी मोटी चीजें सॉल्व हो रही है तो सॉल्व कर दो, बड़ी चीज के चक्कर में मत पड़ो। ये आ गया। अब देखो पॉइंट, इसका पॉइंट 0.5 और इसका पॉइंट कट जाएगा, और ये 5 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ से काट के 5 या 15, 4 और 5 में 45, 39 आ गया सीधा सीधा। तो हम इसको लिख सकते हैं 78 डिवाइडेड बाय 1.86 मल्टीप्लाई में 39, ठीक है? तो इसको अगर मैं 80 मान लूं, इसको मैं 40 मान लूं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, है ना? तो 1 जा 2 जा, ये पूरा पूरा 9 दूना 18, वैसे भी 3 दूना 6 और एक 7 पूरा कटेगा, मानने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? यस सर। 2 डिवाइडेड बाय 1.86 आ गया।
अब इसको बताओ कैसे, क्या एवरेज कर सकते हैं क्या? चलो जो भी है आप लोग कर लेना। इसकी आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1.0753, ये इन्होंने लास्ट में दिखा रखा है। आई आ गया, क्लियर है? यस सर। तो यहां से हमने आई निकाल लिया। निकालना क्या था? बोन ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, के ए निकालना था। के ए के लिए वही एसिड है, दो हिस्सों में टूटता है, तो के ए क्या होता है भाई? के ए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, यस सर। यही होता है। हमने क्या निकाल रखा है? आई। तो आई हमारे पास आ चुका है, और आई हमें पता है क्या होता है भाई? टी या 1 माइनस अल्फा लगा लो, 1 माइनस टी अल्फा होता है, प्लस में क्या होगा? एन अल्फा, एन। है ना? ये हमारे पास आई की वैल्यू है। यहां से एन की वैल्यू आपको पता है, तो आई की जो भी वैल्यू आई है 2/1.6, 2 डिवाइडेड बाय 1.86 इक्वल होना चाहिए 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो ये इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 1.86 इक्वल 1 माइनस अल्फा और प्लस अल्फा। क्लियर है? यस सर। यहां से अल्फा आ गया, अल्फा आ गया तो कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी पता है, अल्फा आपने निकाल लिया है, ठीक है? तो के ए आ गया, बस समझ में आ गया? यस सर। जो भी चीज हो, देखो फिजिकल की एक ब्यूटी ऑफ फिजिकल बताता हूँ। बहुत से बच्चे फिजिकल से डरते हैं, उसका कारण होता है वो प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन एक ब्यूटी ऑफ फिजिकल बताता हूँ आपको कि फिजिकल केमिस्ट्री की ब्यूटी क्या है, खूबसूरती क्या है। फॉर्मूला आता है ना, सामने रख लो, जो जो गिवन है ना वो भरते जाओ, जो नहीं गिवन है ना उसके लिए फॉर्मूला आपको आना चाहिए, भरो, काम बन जाएगा। थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अगर प्रैक्टिस हाथ से कर रखी है तो दिमाग अपने आप काम चलता है, अपने आप काम करता है। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो फिर हम कंफ्यूज होते हैं, डेफिनेटली कंफ्यूज होते हैं। सिर्फ फॉर्मूला याद करने से नहीं होता। समझ में आ सर गया? एक बार आंसर दिखा दो, वेरीफाई करना है। हाँ, आंसर नेक्स्ट पेज पर होगा बेटा। ये लो आंसर यहाँ देख रहे हैं, हमने कर भी रखा है इसको, क्या ये तो कुछ और कर रखा है, ठीक है। ये रहा इसका आंसर 3.07 into 10⁻³ यस सर, ठीक है। ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया क्या उसको? यस सर, हो गया। चलो बढ़िया। 34 क्वेश्चन नंबर 34 है, वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर 293 केल्विन के ऊपर 17.535 mm मरकरी। वेपर प्रेशर इतना है वाटर का, ठीक है, 293 केल्विन पर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 293 केल्विन व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। ग्लूकोज डिसॉल्व कर दिया, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, डेफिनेट सी बात है। वेपर प्रेशर दे रखा है, क्या क्या होगा भाई? इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इज दिस कौन सा फॉर्मूला? नहीं सर, वेपर प्रेशर ही निकालना है। वेपर प्रेशर ही निकालना है, इसमें इलेवेशन और डिप्रेशन का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, ग्लूकोज 25 ग्राम है, 450 ग्राम वाटर है, तो यानी दोनों आपको मोलैलिटी तो दे ही रखी है, लेकिन क्या मोलैलिटी चाहिए इसके अंदर? सीधा वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाओ, पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नोट ए, वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन होता है एन बी एन ए एन बी, दैट्स इट। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो बी का मोल फ्रैक्शन निकाल लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी का निकलेगा, ए का निकलेगा, वाटर का निकल रहा है या ग्लूकोज का? ग्लूकोज का। ग्लूकोज गिवन मास है 25, मोलर मास होता है ग्लूकोज का C6H12O6, कितना होगा? 180 ग्राम। 180 गिवन मास बाय मोलर मास, ये हो गए इसके नंबर ऑफ मोल, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल है तो 25/180 तो होगा ही होगा, प्लस के अंदर दूसरा क्या है? वाटर। वाटर का कितना दे रखा है इन्होंने मास? 450, तो गिवन मास 450 डिवाइड बाय मोलर मास 18 ग्राम होता है पानी का। क्लियर है? ये आ गया आपके पास मोल फ्रैक्शन। इस मोल फ्रैक्शन में पी नोट ए माइनस पी एस तो निकालना है, डिवाइड बाय पी नोट ए। पी नोट ए पता है आपको कितना होता है वाटर का? सर दे रखा है उसमें, दे रखा है 17.100 डिग्री पर, तो पी नोट ए हमें पता है, वेपर प्रेशर उसका कितना है, लेकिन यहाँ 17.535 mm ऑफ मरकरी, ये भरिए यहाँ और यहाँ, और उसके अलावा ऊपर वाली वैल्यूज पता है, माइनस पी नोट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? ये सेम यही कर रखा है इसने, देखो ये वाला स्टेप सबको समझ में आ गया? यस सर। पीएस सीधा आ जाएगा फिर, लेकिन इसको करके जरूर देखना, कैलकुलेशन खुद करनी है, याद रख लेना, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी
ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन, हेनरी ला कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है इसने, कितनी है 4.27 into 10⁵ mm मरकरी। हेनरी ला कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन इज इतना mm मरकरी, ठीक है। कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन अंडर 760 mm मरकरी। तो देखो हेनरी ला क्या बोलता है, हेनरी ला कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, P जो है वो KH into X होता है। सर ये मोलैलिटी ऑफ मीथेन का क्या मतलब है जो इसमें लिखा है? कहां पर है मोलैलिटी ऑफ मीथेन, मीथेन की मोलैलिटी दे रखी है ना बेटा, हेनरी ला कांस्टेंट दे रखा है इतना mm, जिसके अंदर मीथेन जो है वो किसी चीज के अंदर, एक मिनट रुको पूरा पढ़ता हूँ, बेंजीन के अंदर मीथेन इन बेंजीन के अंदर मीथेन को डिसोल्व किया हुआ है, ठीक है। मोलैलिटी जिसने फालतू में लिख रखा फिर हेनरी ला कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी ऑफ बेंजीन इन दिस इज इतना, हाँ ये फालतू में लिख रखा है, इसका कोई मतलब नहीं ओके सर, है ना। ये कई बार ये मिस प्रिंट्स होते हैं, बहुत सारे किताबों में बहुत सारी गलतियां होती हैं जब हम टाइप करने लगते हैं। कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन 760 mm के ऊपर, तो 760 mm मरकरी का प्रेशर कर दिया, अब इसकी सोल्युबिलिटी निकालनी है। सोल्युबिलिटी क्या होती है अभी सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, बताइए जरा सोल्युबिलिटी क्या होती है सर कि पता है? मतलब कितनी कंसंट्रेशन उसके अंदर डिसॉल्व होगी। हाँ कितना वो कंसंट्रेशन करेगा अगर वो 750 के अंदर आ जाए। तो देखो कंसंट्रेशन हमें पता है कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो डेफिनेटली, प्रेशर बढ़ेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ये मोलर कंसंट्रेशन ये बढ़ती है ना, ठीक है, यानी उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो यही इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं, सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, सीधा सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। KH की वैल्यू यहां उसने दी हुई है, इतना है, प्रेशर 750 mm है, सीधा फॉर्मूला लगाइए, P इक्वल KH इंटू X मोल फ्रैक्शन, सोल्युबिलिटी इन डिवाइड बाय सोल्युबिलिटी इन मीथेन होगा, तो X की वैल्यू आ जाएगी P बाय KH, प्रेशर दे रखा है, KH दे रखा है, X मोल फ्रैक्शन निकाल लो, मोल फ्रैक्शन, दैट्स इट। यही इसने पूछा कि सोल्युबिलिटी कितनी होगा, इतना मोल, टोटल मोल में कितना सोल्यूबल है, डिवाइड बाय टोटल, मान लीजिए टोटल 1 मोल है टोटल सॉल्यूशन, 1 मोल में इतने मोल हमारी मीथेन सोल्यूबल है। समझ में आया? मतलब क्वेश्चन को ज्यादा घुमा रखा है, आंसर में कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन जैसे दे रखा है ना उस हिसाब का आंसर नहीं है इसका, सीधा फॉर्मूला लगा के और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है बस। क्लियर है? ये ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कई बार इंसान को कंफ्यूज करते हैं, लगता ऐसे है कि पता नहीं ये क्या है, बट एटलीस्ट इसमें होता कुछ नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ऑफ ए मोलर 140 ग्राम पर मोल वाज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, मोलर मास इतना देर का था, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड इतना टोर था, 500 टोर है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड ए, इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन इफ टोटल प्रेशर दे रखा है, बी का प्रेशर दे रखा है, ए का मोलर मास, बी का मोलर मास दे रखा है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, पी प्रेशर क्या होता है भाई, टोटल प्रेशर, पी नोट ए मल्टीप्लाई में एक्स ए प्लस पी नोट बी मल्टीप्लाई में एक्स बी। समझ में आया? टोटल प्रेशर दे रखा है 475 टोर। क्लियर है बेटा? यस सर। और ए का या बी का टोटल प्रेशर, ए नोट का दे रखा है, देखना पड़ेगा। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड था डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड बी का दे रखा है, और फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए का प्योर लिक्विड का निकालना, मतलब ईसी का तो निकालना है, पी नोट ए आपको फाइंड करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल सकते हो, उसने मोलर मास भी दे रखा है और 100 ग्राम गिवन मास भी दे रखा है, तो गिवन मास है 100 ग्राम, मोलर मास है 140, गिवन मास 100 डिवाइड बाय मोलर मास 140, इसके डिवाइड में टोटल मोल यानी 100 डिवाइड बाय 140 प्लस में दूसरा कितना है भाई बी, 1000 1000 और 180 वो है, ठीक है, तो 1000 डिवाइड बाय 180, तो ये क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकल गया, प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो बी का मोल फ्रैक्शन में टी नोट बी की वैल्यू दे रही है 500, ये 500 टोर मल्टीप्लाई में एक्स बी कैसे निकलेगा, 1000 डिवाइडेड बाय 180, इसके मोल्स आएंगे डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल आएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल तो उतने ही आएंगे, ठीक है, प्लस में 1000 डिवाइड बाय 180,
क्लियर है, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, ये भी आ चुका है, ये वैल्यू भी आ चुकी है, ये वैल्यू भी आ चुकी है, बचा क्या, सिर्फ पी नोट बच गया, पी नोट ए, यही निकालना था। क्लियर है, यस सर। सबको समझ में आ गया ना, सीधा फॉर्मूला लग के डायरेक्टली निकालना। तो इन्होंने बस नंबर ऑफ मोल अलग अलग करके निकाल रखे हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ मोल निकाल रखे हैं, मोल फ्रैक्शन ए निकाल रखा है, मोल फ्रैक्शन ए निकालने के बाद में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 में से माइनस कर सकते हो। हाँ ये भी एक बात है भाई, देखो हमने यहाँ पर ए का तो निकाल लिया मोल फ्रैक्शन, ये अगर इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 1 में से माइनस कर दो सीधा। ये भी एक ट्रिक होती है, समझ गए ना, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, याद है सबको? यस सर। क्लियर है, तो 500 टोर 475 टोर और ये टोटल डायरेक्टली इसकी वैल्यूज भरो और आपके सामने आंसर आ जाएगा, सीधा आंसर, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सीधा आंसर आ जाएगा पी नोट ए की वैल्यू, पी ए लगा रखा है क्या, पी नोट ए जितना भी आएगा, पी नोट ए आएगा, पी ए आएगा, कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ए इन द सॉल्यूशन। अच्छा सॉल्यूशन में पहले तो पी नोट ए निकालना था, ये रहा, ठीक है, पी नोट ए ये आ गया, फिर सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर कितना होगा, तो पी ए जो होता है वो पी नोट ए और एक्स से होता है, तो पी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी ए और पी नोट ए और एक्स से हमें पता है, दोनों की वैल्यू कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन वैसे तो बकवास सा ही है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म एट इज, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म इनका वेपर प्रेशर दे रखा है 741 और 632.8 mm मर्करी रिस्पेक्टिवली, assuming that they are ideal solution over entire range of composition, वो आइडियल है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लॉट P टोटल, P क्लोरोफॉर्म, P एसीटोन एज ए फंक्शन ऑफ एसीटोन, X एसीटोन मोल फ्रैक्शन के फंक्शन के हिसाब से। द एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑब्जर्व्ड फॉर डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज, तो भाई अलग अलग कंपोजिशन के लिए एक्सपेरिमेंटल डाटा दे रखा है, इसको प्लॉट करना है। तो नीचे देखिए एसीटोन का मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर आप 100 0 0 ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी की सारी आपको प्लॉट करनी है, बस और कुछ नहीं। यहाँ से उठा के इन्होंने मोल फ्रैक्शन का डाटा एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया और एक ये लगा दिया, और ये वही ग्राफ बनता है जो हमने ग्राफ किया था एक्स ए और एक्स बी का। सर वो नेगेटिव डेविएशन है ना, लेकिन देखो इन्होंने बोला कि ये फुल फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव डेविएशन नहीं दिखाने वाले, ठीक है। यहाँ हल्का सा कर्व ऐसा जा रहा है, नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, बट इसने इसको ओवर रेंज ऑफ बोल रहा अपलोड द सेम ग्राफ पेपर इंडिकेट वेदर इट इज पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल, ठीक है अभी हाँ दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको इंडिकेट भी करना है कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, नेगेटिव डेविएशन वो शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हल्का सा जब आप सारा ग्राफ ये सारी वैल्यूज को पुट करोगे ना, उसी से ये ग्राफ बनेगा, और उस ग्राफ के अंदर जब वैल्यूज नीचे की तरफ जा रही हैं, ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये नेगेटिव डेविएशन, बस यही बताना है और कुछ नहीं है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि करने लायक है, बस आप लोग प्रैक्टिस के लिए है कि डाटा एक्चुअल में कैसे काम करता है ये भी पता होना चाहिए। हम लोग फॉर्मूला भरते हैं डायरेक्ट और सीधा कर लेते हैं, लेकिन डाटा कहाँ से आता है, कैसे पता लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन कैसे पता लगती है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा, तो ये भी कभी कभी जरूर कीजिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38, बेंजीन एंड नेफ्थलीन form ideal solution over the entire range of the composition, the vapor pressure of the pure benzene and naphthalene, इनका vapor pressure दे रखा है प्योर बेंजीन और नेफ्थलीन का इतने mm और इतने mm, ये है प्योर बेंजीन एंड नेफ्थलीन। Hg respectively calculate the mole fraction of benzene in vapor phase, vapor phase में mole fraction देना है if 80 ग्राम of benzene is mixed with 100 ग्राम of, तो देखो 80 ग्राम बेंजीन और 100 ग्राम जो है वो नेफ्थलीन है, इन दोनों को मिक्स कर दिया और वेपर प्रेशर के अंदर इनका मोल फ्रैक्शन निकालना है। याद है वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन इन वेपर प्रेशर वेपर फेज। Yes sir, 1 by P is equals to YA upon P naught A plus YB upon P naught B। यस, तो वो YA और YB वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। तो देखिए सीधा सॉल्यूशन से बता देता हूँ, ये मोलर मास दिखा रखा है, ये मोलर मास ऑफ बेंजीन है, ये मोलर मास ऑफ नेफ्थलीन है, ठीक है। C10H8 होता है, दोनों का मोलर मास आप निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन और नंबर ऑफ मोल ऑफ नेफ्थलीन, दोनों के मोलर मास से हमें नंबर ऑफ मोल ही चाहिए थे, तो ये निकल गया और ये निकल गया, ये दो चीजें हमारे लिए काम की, ठीक है। बेंजीन के मोल, नेफ्थलीन के मोल, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.5, नेफ्थलीन का निकालना है तो 1 में से माइनस कर दो, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन सॉल्यूशन के अंदर, तो P0 इंटू
मोल फ्रैक्शन होता है, हमें पता है पी नोट की वैल्यू दे रखी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन। ये वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर आ गया बेंजीन का सॉल्यूशन में। सेम एज इट इज नेफ्थालीन का आ गया सॉल्यूशन में, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ नेफ्थालीन इन सॉल्यूशन। टोटल वेपर प्रेशर दोनों को जोड़ दिया, टोटल आ गया। यहां तक क्लियर है सबको? यानी हम क्या लगा रहे हैं, पी Yes, sir. टोटल। देखो फॉर्मूला क्या है, सिंपल अगर करें, पी टोटल क्या होगा, पी नोट बेंजीन मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस पी नोट नेफ्थालीन, नेफ्थालीन ना, हाँ नेफ्थालीन, और मल्टीप्लाई में मोल फ्रैक्शन ऑफ नेफ्थालीन। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना बेंजीन का, तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे, डेफिनेट है, तो नंबर ऑफ मोल वहां ऊपर निकाल रखे इसने, और कुछ नहीं कर रखा है ना। क्लियर है? लास्ट में इन दोनों को जोड़ दिया, समझ गए ना। नेक्स्ट देखो इसने आगे क्या कर रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेस। वेपर फेस के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन और पी नॉट बेंजीन डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। दादा ये क्या होता है, वाई बी, बेंजीन के लिए निकाल रहे हैं, वाई बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मल्टीप्लाई में पी नोट ऑफ बेंजीन डिवाइड में पी टोटल। ये फॉर्मूला याद है? यस Yes, sir. ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ वेपर फेस, वेपर फेस फॉर्मूला बता दीजिए, मेरे को याद नहीं है। फॉर्मूला याद नहीं है, चलो ठीक है। तो फॉर्मूले में वेपर फेस वाले सारे लिखवाऊंगा, चलो मैं एक तो ये लिखवाता हूँ, ध्यान देना। हाँ सर ये वाला फॉर्मूला याद नहीं था मुझे भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, मैं सारे बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक है, यही चीज जरूरी थी, ये वेपर फेस के लिए याद रख लेना। वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला है। तो देखिए, अब उसके लिए जो फॉर्मूला है, मैं लगभग सारे लिखवा रहा हूँ, जो भी आपके लगभग क्या, मैं मतलब इनके सारे फॉर्मूला ही लिखवा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ध्यान नहीं है तो देखिए क्या होता है। 1/p टोटल, एक तो ये फॉर्मूला 1/p टोटल जो है वो इक्वल होता है YA डिवाइडेड बाय P नोट A प्लस में YB मोल फ्रैक्शन ऑफ B डिवाइड बाय P नोट B। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस है, याद रख लेना। क्लियर है भाई? यस सर। Yes, sir. अब आगे देखिए, हमारा जो एक और फॉर्मूला जो जहां से हमें निकला, मतलब ये टोटल सब कुछ निकला है, वो क्या होता है, PA के, ये राउल्ट लॉ का फॉर्मूला, PA इक्वल P नोट A मल्टीप्लाई में XA। ये तो पता है ना सबको, ये तो सबसे सिंपल फॉर्मूला है राउल्ट लॉ का। ठीक है, यस सर। यही फॉर्मूले का आगे वर्जन है कि ये जो होता है, ये YA मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस को मल्टीप्लाई कर दो टोटल प्रेशर से। ये भी होता है वेपर फेस में जो मोल फ्रैक्शन है। ये मोल फ्रैक्शन किसका है, ये है सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब सॉल्यूशन और वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन का मतलब बताता हूं क्या होता है। ये देखो, मान लो कि दो वोलेटाइल सोल्यूट है, दो, इसके अंदर दो चीजें घुली हुई हैं। ठीक है, वाटर और एथेनॉल मान लीजिए, दोनों हवा में उड़ते हैं। तो मैंने क्या किया कि पानी जो है, यहाँ दोनों के घुलने के बाद पानी का मोल फ्रैक्शन, पानी था 5 ग्राम, ठीक है, और एथेनॉल था 10 ग्राम। तो 5 ग्राम, या मैं 5 मोल मान लेते, पानी 5 मोल है, एथेनॉल 10 मोल है। ठीक है, तो 5 प्लस टोटल 10, यानी कि ये टोटल मोल फ्रैक्शन आ गया वाटर का। सेम एज इट इज, अगर आप एथेनॉल के लिए निकालना चाहते हो तो 10 मोल एथेनॉल था, और टोटल मोल कितने हैं, 5 वाटर है और 10 एथेनॉल है। तो ये एथेनॉल और वाटर के कंपोजिशन अंदर सॉल्यूशन के अंदर वाली आई। क्लियर है ये बात? तो वो होती है XA, ये XA और XB है। समझ में आया बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब बात करते हैं कि एक और चीज होती है सॉल्यूशन में, जो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो डेफिनेटली वो चीज आपको थोड़ा दोबारा से रिमाइंड करोगे, ध्यान करोगे, तो वो क्या है, जब ये जो वेपर बन गए ना, दोनों के वेपर हैं, रेड और ग्रीन कलर के, तो यहां पर इसको बोलते हैं YA वेपर, यानी कि वेपर्स में पानी कितना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ पानी। मान लो नीचे कितना था, वाटर था 5 मोल है ना, एथेनॉल था 10 मोल, ठीक है नीचे, लेकिन ऊपर वेपर्स में पानी कितना है, वेपर्स में पानी मान लो 2 मोल है, और वेपर्स में एथेनॉल कितना है, वेपर में एथेनॉल मान लो 3 मोल है, तो 2 + 3 मोल हो जाएगा ना। ये आ गया इसका वेपर फॉर्म का मोल फ्रैक्शन। समझ में आया? Yes, sir. और वेपर फॉर्म का दूसरे का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 3/2 + 3 हो जाएगा, वो 3 मोल है, ऊपर 3 मोल है, नीचे 5 मोल था, ऊपर तो 3 मोल है ना वो, और ऊपर 2 मोल और 3 मोल है। तो ये वेपर फॉर्म का अलग होता है वेपर प्रेशर, सॉरी मोल फ्रैक्शन वेपर फॉर्म का। ठीक है ना, ये क्लियर है? तो ये जो मोल फ्रैक्शन है, यहाँ जो हम लिख रहे हैं,
तो ये तो हमारा राउल्ट लॉ है, सिंपल सिंपल। लेकिन जब आप बात करते हो वेपर फॉर्म की, तो पीए को निकालने का एक और तरीका होता है, यानी ये भी पीए के बराबर है। वेपर फॉर्म के अंदर जो उसका मोल फ्रैक्शन है, टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका पीए यहां से भी आ जाता है। पीए प्रेशर ऑफ ए जो है वो आप दो जगह से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखेगा कि आप प्रेशर और इसको दो जगह से निकाल सकते हैं। अब यहां से आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया, अब इससे आप बहुत कुछ बना सकते हो। देखो इस फॉर्मूले से इसको और पीए को ले लो, तो वाई ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान देना, पी ए नोट मल्टीप्लाई में एक्स ए, ये देखो वाई ए को लिख रहा हूं, ये पी टोटल इसके नीचे चला जाए। क्लियर है? ये पीए होता है ना, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और ये पीए के इक्वल भी है, तीनों चीजें एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैं किसी भी दो को उठा सकता हूं। मैंने इन दोनों को उठा लिया, ठीक है। अब इन दोनों को उठा लिया तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें वाई ए की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो डिवाइड में क्या आएगा, पीटी। क्लियर है? ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब आगे देखिए, एक और फॉर्मूला इससे बन सकता है, एक्स ए। अगर मैं एक्स ए की वैल्यू निकालूं तो क्या करूं, बाकी को उधर ले जाओ, लेफ्ट राइट, तो वाई ए मल्टीप्लाई में पी टी डिवाइड में पी नोट ए, ये भी कर सकता हूं। यस यस है ना बेटा? समझ में आ गया? यस सर, क्लियर। ये दोनों फॉर्मूला इसी से मिलकर बने हैं, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अब एक जो मैंने पी टोटल वाला फॉर्मूला बताया था, ये रहा पी टोटल वाला फॉर्मूला, एक ये याद रखना आपको। क्लियर है भाई? अब पी टोटल के फॉर्मूला से आप लेफ्ट राइट में कुछ देखो, इस पी टोटल को इधर ले जाओ, इक्वल टू 1 आ जाएगा, इन दोनों का डिवाइड में, वो तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक और फॉर्मूला लिखवाता हूं पी टोटल, इसी के साथ वाला पी टोटल वाला, एक्स ए प्लस एक्स बी। ये तो आपको पता है, एक्स ए और एक्स बी अगर इन दोनों का मोल फ्रैक्शन है वो इक्वल होता है, ये भी इन्हीं से मिलकर बनता है। वाई ए मल्टीप्लाई में पी टी डिवाइड में आता है पी नोट ए, प्लस में इनके प्लस में आता है वाई बी मल्टीप्लाई में पी टी डिवाइड में आता है पी नोट बी। समझ में आया? ये दोनों का जोड़ हो गया। कैसे? हमें पता है एक्स ए, अभी हमने एक्स ए लिखा ना, जैसे अगर हम एक्स ए या इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करें एक्स ए को, ये रहा एक्स ए क्या है, इन दोनों का डिवाइड। ये समझ में आया? तो यानी Yes, इससे अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो एक्स ए और एक्स बी को, तो मैं ए के लिए पता है तो बी के लिए भी निकाल सकता हूं। तो ये फॉर्मूला इन दोनों से मिलकर बनेगा। बट फॉर्मूला को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो पेपर क्वेश्चंस की, इस तरह के अगर क्वेश्चन नहीं आए तो हमें ये याद नहीं रहेगा। दैट इज द प्रॉब्लम विद अस। तो ये देखो, ये तो इस फॉर्मूला से मिलकर बना, और ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला आया इन दोनों से। तो मेन फॉर्मूला ये है। समझ में आया सबको? यस सर। क्लियर है ना बेटा? मेन फॉर्मूला ये है। एक तो ये लिख लो, पी ए पता लग गया, तो पीबी भी यहां से निकाल सकते हो, दोनों का जोड़ करना, दोनों का जोड़ कर सकते हो। यहां से वाई ए की वैल्यू, इन दोनों को इकट्ठा करके वाई ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो अलग से, और एक्स ए की वैल्यू भी अलग से निकाल सकते हो। एक्स ए की वैल्यू आ गई तो इन दोनों का जोड़ आ गया इसके ऊपर, वाई ए और वाई बी का जोड़ भी निकाल सकते हो। पता है, वाई ए इस फॉर्मूला से प्लस वाई बी, क्या होगा वाई ए और वाई बी, ये डेरिवेशन है, अपने आप ऑटोमेटिक हो रही है। ये देखो पी नोट ए मल्टीप्लाई में एक्स ए डिवाइडेड बाय पी टी, प्लस में पी नोट बी मल्टीप्लाई में एक्स बी डिवाइडेड बाय पी टी। यस, ये भी तो उसके जैसा ऊपर वाला फॉर्मूले के जैसा फॉर्मूला बन गया। यस सर। समझ में आ गया? तो यानी कि ये जो दोनों छोटे छोटे फॉर्मूले निकले हैं वो इसी फॉर्मूला से निकले हैं। ये वाला फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, इससे ये वाला निकल जाएगा। अब ये निकल गया तो आपके दिमाग में होना चाहिए वाई और वाई बी इन दोनों का टोटल क्या होगा। ऐसा ही एक और वाई बी वाला, उसका टोटल कर दो, एक्स ए और एक्स बी इन दोनों का टोटल, इसी को 2 बार लिखना है बस। ठीक है, और साथ में पी टोटल क्या होता है, 1 बाय, ये भी एक फॉर्मूला है पी टोटल 1 बाय पी टी। ये कहां से निकला है, तो ये बता सकता है पी टोटल वाला ये वाला फॉर्मूला कहां से निकला है? देखो वाई बी बाय पी नोट बी, इनका पी टोटल, ये देखो यहां से पी टोटल, इसको भी निकाल सकते हो आप लोग। इस फॉर्मूला को भी थोड़ा सा डेराइव कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना, बट डेरिवेशन के चक्कर में मत पड़ो, सीधा सीधा ये फॉर्मूला याद कर लो। तो फॉर्मूला देखो, एक तो ये याद करना है, एक ये याद करना है, और ये दोनों लर्न करने के बाद इन्हीं दोनों से मिलकर बाकी के सारे बन जाएंगे ना? यस सर। तो ये 2 फॉर्मूलाज याद रखने हैं। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या यूज कर रखा है, यहाँ वाला फॉर्मूला समझ में आया, एक्स मोल फ्रैक्शन इनटू पी नोट डिवाइड बाय पी टोटल, वो क्या होता है वाई ए। तो यहाँ पर मैंने वही तो किया था, वाई ए की वैल्यू पी नोट
मोल फ्रैक्शन डिवाइड बाय पी टोटल, यही आ रहा ना, मोल फ्रैक्शन पी नोट डिवाइड बाय पी टोटल। कौन सा फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला वाई है, सेम एज इज वाई भी निकाल सकते हो। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ये तो क्लियर हो गया होगा, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज अलग होता है, नीचे लिक्विड्स का मोल फ्रैक्शन अलग है, लेकिन जो वो वेपर बनाते हैं उनका मोल फ्रैक्शन अलग होता है। यस बेटा, Yes, sir. क्लियर है ये? यस सर। हाँ जी, सबको आ गया बेटा? अंशिका, Yes, मान्या, sir. साक्षी, प्रियंका, सबको क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो ये अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा, दैट इज इट। तो उसके बाद देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो सीधा सीधा है आपका, एयर मिक्सचर के अंदर एक ही फॉर्मूला लगेगा इसमें, और हेनरी लॉ वाला। ठीक है, देखिए टाइम क्या हुआ है, हमारे पास 8:09 हो चुके हैं। ठीक है, तो चलो लेक्चर को हम खत्म करते हैं यहीं पे। ठीक है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी रिलैक्सेशन टाइम देना चाहिए खुद की तैयारी के लिए। मुझे लग रहा है सारे फॉर्मूलाज जो भी इस लेसन में यूज हुए हैं वो सब आ चुके हैं। ठीक है, तो एनी क्वेरी अबाउट दिस, मैं अभी लेक्चर को कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ ऑफ, और आप लोग अपनी क्वेरी बता दीजिएगा।